yourself. Let's evolve to आज हम पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक से हट के बातें करेंगे। और मैंने सोचा कि हम नया सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ाई को छोड़ करके कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करें। तो आज हम बात करेंगे अभी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है कोरोना वायरस, कोविड-19 जो डिजीज़ का नाम है या फिर जिसका साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वायरस होता क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम देखेंगे कोरोना वायरस के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका इलाज में क्या किया जा रहा है और क्या क्या भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और लास्टली हम देखेंगे कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में। तो जितनी भी मुझे जानकारी और मैंने जहाँ जहाँ से इकट्ठा किया उसके बारे में आपको बताऊँगा। और तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में और स्टार्ट करते हैं विद द इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। पर कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना हो कि एक्चुअली वायरस होता क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले हम समझते हैं वायरस क्या है। सो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट लिव्स ओनली द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 3 टर्म आया, माइक्रोस्कोपिक, इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक। तो हर एक के बारे में वन बाय वन हम जानते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है द थिंग्स और ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई और दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हेल्प से इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हमारे खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते जब तक हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे। तो वायरस क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दूसरा पैरासिटिक। सो पैरासिटिक का मतलब होता है इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन ले बिना उसको मारे, ब्लड मिल के थ्रू या किसी भी तरीके से उसके बॉडी से न्यूट्रिशन ले बिना उसको मारे, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। बेसिकली पैरासाइट की अगर हम बात करें तो मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है, टेपवर्म जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो भी पैरासाइट है। पैरासाइट को क्या होता है, जब वो अपने होस्ट बॉडी के अंदर जाए या उसके ऊपर से ही न्यूट्रिशन डायरेक्ट लेता है तो उसके बॉडी पे कोई असर नहीं होता है, बट जिस होस्ट के बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे मॉस्किटो हमारे बॉडी से ब्लड ले रहा है, तो हमारे बॉडी का जो आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का हेल्थ पे असर पड़ेगा, उसका फायदा ही होता है, हमें नुकसान होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो वायरस क्या है, एक पैरासाइट है। और पैरासाइट भी कैसा, पैरासाइट भी 2 टाइप के होते हैं, इंडो पैरासाइट एंड इक्टो पैरासाइट। वो पैरासाइट जो सिर्फ बॉडी के बाहर, किसी होस्ट बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेकर के चले जाते हैं, मींस बॉडी के अंदर रहना शुरू नहीं करते हैं, उसको हम इक्टो पैरासाइट बोलते हैं। और इंडो पैरासाइट क्या है, बॉडी के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे मलेरियल पैरासाइट वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में रहता है, लिवर में रहता है, तो वो एक इंडो पैरासाइट है। उसी तरह वायरस भी एक इंडो पैरासाइट है। तो वायरस क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मींस अपने आंखों से हमें नहीं दिखाई सकता। दीज आर इंडो पैरासाइट यानी बॉडी के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। एंड थर्ड इन्फेक्शियस एजेंट, यानी ये हमें किसी ना किसी तरह से इन्फेक्ट करता है। एक्चुअली सिर्फ हमें नहीं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, हर मैमल को, हर प्लांट को, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म को वायरस इन्फेक्ट करता है। अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वायरस को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस प्योरली लिविंग नहीं है, ना ही प्योरली नॉन लिविंग है। वायरस को हम बोलते हैं इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। किसी होस्ट बॉडी के जब बाहर रहता है तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, नॉन लिविंग स्टेज में, ठीक है। मींस वो अपना कोई भी लाइफ प्रोसेस शो नहीं करेगा, ना रिप्रोडक्शन, ना डाइजेशन, ना सर्कुलेशन, किसी भी तरह का लाइफ प्रोसेस उसके अंदर शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। मींस वो एक्चुअली वो हमारे बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेकर के हमें ही नुकसान पहुंचा के वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करता रहता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो दीज आर इंडो पैरासाइट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, और हम समझते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वायरस की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेसिकली वायरस 2 चीजों से बना होता है। पहला उसका जीनोम यानी कि आरएनए या डीएनए। देखिए जीनोम जो होता है वो एक्चुअली जीन कैरी करता है, जीन मतलब कैरेक्टर्स। तो वायरस का जो कैरेक्टर्स होता है वो होता है उसके जीनोम में। हमारा भी जीनोम जो है, मतलब जीन का जो एक सेट होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में फॉर एग्जांपल 33,000 जीन्स है, तो अगर किसी डीएनए में 33,000 जीन्स है पूरे उसके लेंथ में 33, तो उसको हम बोलेंगे ये एक जीनोम है। अ सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम्स। एक जीन का सेट को हम जीनोम बोलते हैं। तो वायरस में एक जीनोम होता है, उसका या तो आरएनए या डीएनए, दोनों नहीं पाया जाता किसी भी वायरस में, ठीक है। किसी भी वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा उसका जीनोम। और आरएनए के बाद उसके अपर में एक प्रोटीन का कवरिंग होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन का कवरिंग, जो उसको बॉडी के बाहर, ह्यूमन बॉडी के बाहर या किसी भी जो उसका होस्ट है उसके बॉडी के बाहर, उसको डॉर्मेंट स्टेज में या फिर आप बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन करने के लायक जिंदा रखता है। इतना जिंदा रखता है कि वो आगे जाकर के इन्फेक्शन
कर सकता है, ठीक है। तो वो उसको बचाता है एक्चुअली एडवर्स कंडीशन से होस्ट बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो है हम बोल सकते हैं उसका जीनोम यानी सेट ऑफ जीन्स, उसका कैरेक्टर्स जो कैरी करता है उस जीन को या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और फिर आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसका जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए पहली बात, वायरस को क्यों जरूरत है रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी होस्ट बॉडी का। वायरस के बाद खुद का राइबोसोम्स नहीं है। अगर आपको जानना है कि राइबोसोम्स क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सेल चैप्टर का, आप वो जाकर के जरूर देखिए और देखिए राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। तो अगर हम देखें तो वायरस के पास खुद का राइबोसोम्स नहीं है तो वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मीन्स वो अपना नंबर खुद से नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बनता ही है प्रोटीन से, वो प्रोटीन ही है कैप्सूल का कवरिंग। डीएनए भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि बनाने के लिए भी उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज करने का जरूरत है उसको। तो प्रोटीन जो है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए उसको किसी होस्ट बॉडी की जरूरत है। तो होस्ट बॉडी के बाहर नॉन लिविंग का कैरेक्टर शो करेगा, होस्ट बॉडी के अंदर लिविंग बीइंग का कैरेक्टर शो करता है कोई भी वायरस। तो इसलिए हम वायरस को इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से मैं आपको समझाने में एक सफल रहा हूँ कि वायरस होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस की, ठीक है। तो नाम जो पड़ा है इसका कोरोना वायरस, ये इसके शेप के कारण पड़ा है ना। देखिए कोरोना का मतलब होता है क्राउन, और इसको आप एक वायरस मत समझिए, ग्रुप ऑफ वायरस है जो समय समय पर कोई ना कोई अलग बीमारी लेकर के आता रहा है। जैसे सार्स बीमारी आया था 2002 के आसपास है चाइना में, सार्स। मैं अभी आपको डेटा बताऊंगा किस बीमारी। तो सार्स जो था जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स जो वायरस था वो भी कोरोना वायरस है। कोरोना एक्चुअली शेप है, उस शेप के जितने भी वायरस है उस ग्रुप में आ जाते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना का है क्या, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन का एकदम स्ट्रक्चर है बना हुआ। आपने कोरोना वायरस आप थंबनेल में देखेंगे कोरोना वायरस का जो शेप है उसके बाद। तो कोरोना वायरस जो शेप है वो एक्चुअली पुराने जमाने में इटली के राजाओं का जो क्राउन होता था वो कुछ इस टाइप का, और उसमें गोल गोल टाइप का स्फेरिकल बॉल्स लगा होता था। तो उसको उस क्राउन से कहीं एक आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है कोरोना, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस। लेकिन अभी जो बीमारी फैला रहा है उसका साइंटिफिक नेम है सार्स CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स CoV, कोरोना वायरस 2। सार्स CoV-1 2001 में आ चुका है और उसका अलग ही पेंडेमिक था वो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कोरोना वायरस जो है आपको नॉर्मल जो फ्लू होता है वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस से भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो वही वाला हुआ है जो अभी ट्रेंडिंग पे है, दूसरा कोरोना वायरस भी हो सकता है आपको नॉर्मली। तो इसका सिम्टम जो होता है नॉर्मली आपका जो कॉमन कोल्ड का जो सिम्टम है, कॉमन कोल्ड जो है वो एक टाइप का कोरोना वायरस का ही है, ये माइल्ड सिम्टम्स है, ठीक है। ज्यादातर लोगों को यही माइल्ड सिम्टम्स होगा जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा। तो 80% लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होंगे उनको इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि बॉडी का इम्यून होता है ऐसा, वो असर उसी पे करता है जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। तो माइल्ड सिम्टम्स होगा। सीरियस सिम्टम जो होता है वो सार्स में देखने को मिला था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक तक बात चला जाता है, वो सीवियर सिम्टम्स है उसका। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो ये जो कोरोना वायरस है अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये ग्रुप ऑफ वायरस में आता है। ये तो शेप के कारण कोरोना नाम पड़ा है ना, वरना इसका साइंटिफिक जो नेम पड़ता है डेट इज बेटा कोरोना वायरस। ये ग्रुप है जिसमें सार्स CoV, MERS मर्स वायरस और कोरोना वायरस जो अभी है कोविड-19 या फिर सार्स CoV-2 बोले, ध्यान रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम है सार्स CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और सार्स CoV-1 2002 में आ चुका था उसका पेंडेमिक, ठीक है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन में, तो अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो लो फीवर होगा जो धीरे धीरे कभी कभी हाई में भी चला जाता है, टायर्डनेस, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब आप छोटा सांस लेंगे, ठीक है। ये माइल्ड सिम्टम्स है। ऐसे जब सिम्टम्स आते हैं तो जनरली नॉर्मल अगर ह्यूमन अपने ध्यान रखे, अपने फूड डाइट अच्छा से ले और घर में रेस्ट करे, बाहर ना जाए, तो वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। दूसरा है सीवियर, जहां पे ट्रबल इन ब्रीदिंग होगा, मीन सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ब्लू लिप्स और फेसेस, लिप्स का कलर चेंज हो सकता है, एंड पेन एंड प्रेशर इन द चेस्ट, दर्द होगा, प्रेशर बनेगा चेस्ट में। तो ये सीवियर केसेस है जहां पे डॉक्टर का जो हम कह सकते हैं सुपरविजन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो
कोरोना वायरस जहां तक हमने समझा है, हम कलेक्टिवली एक बार फिर से बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्या कि हमारा बॉडी किसी भी वायरस से लड़ता कैसे, तब आप समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस का इलाज कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है। तो हमने अभी तक देखा कोरोना वायरस का जो शेप है वो एक्चुअली स्फेरिकल शेप में है, जिसमें क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन में जो स्फेरिकल स्फेरिकल पहले के राजा का क्राउन में जो स्ट्रक्चर होता था उस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो क्राउन का ही पर्यायवाची नाम है कोरोना, जिसके नाम पे उस सॉरी इस वायरस का नाम पड़ा है। और देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट हर किसी को इन्फेक्ट करता है। पिग्स में अगर हम पिग्स की बात करें तो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पिग्स को जो होता है ना, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के टाइम में डायरिया भी हो सकता है। और अगर हम बर्ड्स की बात करें जैसे चिकन्स में, अगर उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो उन्हें भी रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और ह्यूमन को तो माइल्ड सिम्टम्स में रेस्पिरेशन रिलेटेड या फिर कॉमन कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। और अगर अगर वो सीवियर तक जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम और लॉन्ग ब्रीथ आप नहीं ले पाएंगे, वहां तक बात चलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी वायरस से, या फिर हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि इसका इलाज नहीं है वगैरह जो भी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो सिस्टम है हमारे बॉडी का जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, दैट इनेबल्स अस आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है। ठीक है, इम्यूनिटी एक आप बोल सकते हैं कंडीशन आ गया जब हम किसी बीमारी से इम्यून हो गए, मीन्स उस बीमारी से हमें ज्यादा असर या फिर असर ना के बराबर होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं इम्यून। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप का होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो ज्यादातर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जब आपको कोई बीमारी का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको चिकन पॉक्स एक बार हो गया, तो आपका बॉडी उस वायरस से इनकाउंटर हो गया आपके बॉडी का, तो आपका बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा। ये एंटीबॉडीज क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। तो आपका बॉडी जो होगा वो एंटीबॉडीज बना लेगा और फ्यूचर के लिए एंटीबॉडीज स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो अगली बार जब आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो फ्यूचर क्योंकि उस वायरस से इनकाउंटर हो चुका है बॉडी का, तो आपका बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगा। और हो सकता है इस बार आपको बीमारी हो ही ना, और अगर हो भी तो असर बहुत कम हो पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लेकिन इसको टाइम लगता है थोड़ा बनने में। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है बीमारी हो जाने का, तो पैसिव इम्यूनिटी, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज इंसर्ट किया जा रहा है। फिर आप देखे होंगे जो 6 मंथ का चाइल्ड होता है वो जब मिल्क फीडिंग करता है अपने माँ का, तो उसके माँ के मिल्क से उसको एंटीबॉडीज मिलता रहता है। तो ऐसा पैसिव इम्यूनिटी होता है। पैसिव इम्यूनिटी बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तभी तक काम करेगा जब तक आपको बीमारी है और जब तक आपको वो मिल रहा है। जब मिलना बंद हो जाएगा तो पैसिव इम्यूनिटी बॉडी में नहीं रहता। तो ध्यान रहे, एक्टिव इम्यूनिटी वो भी तभी होगा जब आप उस वायरस या बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन में एक बार आ चुके हैं, आपका बॉडी उससे इनकाउंटर कर चुका है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो हमने इम्यूनिटी समझ लिया क्या है। हमारा बॉडी जब किसी बीमारी से लड़ने के सक्षम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी इम्यून हो गया। इम्यूनिटी भी दो टाइप का है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें चिकन पॉक्स, आपने देखा होगा चिकन पॉक्स जो बहुत कॉमन बीमारी है, हर किसी को होता है। ठीक है, और 10-15 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, उसका मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। बस आपको केयर करना है, अपना खुद को थोड़ा आइसोलेट करके रखना है ताकि वो बीमारी फैले ना, क्योंकि चिकन पॉक्स भी इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में आता है। ठीक है, टच से, आपका क्लॉथ यूज करने से, मतलब हाईली इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में आता है, जो फैल सकता है, दूसरे को भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो एक बार आपको अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा आपको उसका इन्फेक्शन नहीं होता, या फिर कभी होता भी है तो उसका असर कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बॉडी एक बार उससे इनकाउंटर करके उसके लिए प्रिपेयर हो गया और एंटीबॉडीज बना चुका है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि एंटीबॉडीज है क्या। तो एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज जो है, दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी। नॉर्मली प्रोटीन होता है एंटीबॉडीज, हमारा बॉडी जो केमिकल बनाता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। और ध्यान रहे, एंटीबॉडीज बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आपको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली बार आपको मीजल्स भी नहीं होगा। चिकन पॉक्स हो चुका है तो आप चिकन पॉक्स को लेकर के इम्यून हुए, मीजल्स को लेकर इम्यून नहीं हुए। तो एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी बनाता है वो बड़ा डिजीज स्पेसिफिक है। एक बार जो आपको डिजीज हुआ सिर्फ उसी का एंटीबॉडीज बनेगा। दूसरे किसी डिजीज से आपको मतलब अगर आपके बॉडी को इम्यून करना है तो वही डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन होता क्यों हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। तो बेसिकली वैक्सीनेशन होता क्या है, आपके बॉडी में जिस बीमारी से, फॉर एग्जांपल आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया गया, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। ठीक है, तो एक्चुअली उस वैक्सीन में जो आपके बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है उसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस ही होगा,
या उससे रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड कोई और वायरस होगा जो कि कम नंबर में होगा या डेड स्टेज में होगा, मींस उनका क्वांटिटी या क्वालिटी ऐसा होगा जो आपके बॉडी में असर ना डाल सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा बॉडी फिर उस वायरस से इनकाउंटर कर लेगा तो एंटीबॉडीज बना लेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज बना लिया। अब आगे चल के फ्यूचर में जब आपको असल में डिजीज कॉजिंग हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आपका बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगा। हो सकता है आपको असर कम हो या असर हो ही ना उस बीमारी। तो वैक्सीनेशन यहीं से आता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारा बॉडी कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया हो कि एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारा बॉडी इम्यून हो जाता है उस डिजीज को लेकर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है किसी भी बीमारी का। उसके बाद हम कोरोना वायरस पर चलेंगे कि देखिए ट्रीटमेंट जो है, हमने प्रिवेंशन की बात कर ली, वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन है, ये हुआ स्पेसिफिक कोई बीमारी से बचाना। और जनरल प्रिवेंशन होता है कि आप हाइजीनिक जगह पे रहें, खुद को क्लीन रखें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, पानी ना जमने दें। बहुत सारा है अभी जो चल रहा है कि मास्क पहन के निकलना है, अपने हाथों को हर 10-15 मिनट में क्लीन करना है। ये भी जो है ये भी एक प्रिकॉशन का मेजर ही है। एक्चुअली क्यों हाथ धोने से क्या फायदा होता है वो हम देखेंगे जब ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की ट्रीटमेंट की बात करेंगे तब। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है, कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट होता कैसे। तो किसी भी बीमारी के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, टू रिड्यूस द सिम्टम्स, आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं मीन्स लक्षण, आपको नाक बह रहा है, बुखार हो गया है, सर्दी है, सांस लेने में तकलीफ है, आपका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कुछ भी, तो सिम्टम्स को कम करना सबसे बेसिक काम होता है कि सिम्टम्स को कैसे कम किया जाए, तभी आपका बॉडी जो है पूरी अच्छी तरीके से बीमारी से लड़ने के मतलब ध्यान दे पाएगा, काबिल बन पाएगा। तो सबसे पहला जो काम होता है रिड्यूस द सिम्टम्स, और दूसरा होता है टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को मार डालना, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोरिज्म है उसको मार डालना। तो उसके लिए हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और वायरस के लिए क्यों आज तक दवाई नहीं बन पाया वो हम इस एंटीबायोटिक्स के सेक्शन में ही समझेंगे कि वायरस से एंटीवायरल मेडिसिन बनाना इतना मुश्किल क्यों है, और एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल इतना आसानी से क्यों बन जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स है क्या। तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी नॉर्मल सा बीमारी लेकर के वो आपको एंटीबायोटिक्स जरूर लिखता है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, वो कैसे काम करता है उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम नाम पे चले, एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ, एंटीबायोटिक्स दीज आर द मेडिसिन दैट वर्क अगेंस्ट लाइफ, वो जिंदगी के अगेंस्ट काम करता है लेकिन वो हमारे लाइफ के अगेंस्ट काम नहीं करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है उसके लाइफ के अगेंस्ट काम करता है। नाउ लाइफ के अगेंस्ट काम करना मतलब क्या, ठीक है, तो उसके लाइफ प्रोसेस को रोक देता है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक पिक्यूलियर, अपना एक स्पेसिफिक तरीका होता है जीने का। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया जाएगा तो उसका अपना तरीका है, वो हमारे बॉडी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपना तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, अपना तरीके से आप बोल सकते हैं उनके बॉडी में सर्कुलेशन जो भी हो, लाइफ प्रोसेस जो है उनका अपना तरीका से होता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये ऐसा केमिकल होता है जो डायरेक्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस पे इफेक्ट डालता है डायरेक्ट। मतलब जैसे ही आपने इंजेक्ट किया एंटीबायोटिक वो आपके बॉडी को उतना असर नहीं डालेगा, वो जो बैक्टीरिया है हो सकता है उसका रिप्रोडक्शन रोक दे, उनका नंबर मान लीजिए 5000 था और वो 5000 से 5000 ही रह गया, डबल नहीं होने दिया, उसका नंबर नहीं बढ़ने दिया। अब देखिए अगर नंबर नहीं बढ़ने देगा तो हर बैक्टीरिया का अपना एक लाइफ स्पैन होगा, जैसे ह्यूमन का 100 साल का होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का मान लीजिए 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते भर का जो भी है, तो अगर उसके यंग मंथ्स नहीं होंगे तो वो हफ्ते भर बाद मर जाएगा और आपका बॉडी रिकवर कर जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो क्या करता है, दे वर्क अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, वो आपके लाइफ प्रोसेस के अगेंस्ट काम नहीं करता। क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनका एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस है जो कि ह्यूमन से अलग है। ह्यूमन का सेल जैसा लाइफ प्रोसेस कैरी कर रहा है और बैक्टीरिया का इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाना बहुत आसान है, हम ऐसा केमिकल यूज करेंगे जो उनके लाइफ प्रोसेस पे असर डालेगा, हम पे नहीं। मे बी उनका रिप्रोडक्शन रोक दे, उनका सेल डिवीजन रोक दे, तो उनका नंबर कंटेन कर जाएगा, रुक जाएगा, और कुछ समय के बाद वो अपने आप मर जाएंगे, तो बॉडी खत्म, बॉडी से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया वायरस का खुद का कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होता है, वो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है और जैसे ही एक्टिव होता है, देखिए वायरस जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर भी डीएक्टिव रह सकता है, उसको हम बोलते हैं उसका लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज अगर बॉडी में जा करके रह सकता है, लाइसोजेनिक फेज में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में, क्योंकि आपका बॉडी सिम्टम शो ही नहीं करेगा। सिम्टम्स बॉडी कब शो करेगा, जब वो लाइटिक फेज में जाएगा, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में अपना नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा,
तब आपका बॉडी सिम्टम शो करेगा। लाइसोजेनिक फेज में मतलब आपके बॉडी में है और आपको पता भी नहीं, इसलिए और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है इस बीमारी को, क्योंकि इसका जो लाइसो या जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब वो पीरियड जब आपको सिम्टम्स दिखे ही ना, वो करीब 14 से 20 दिन के में भी देखा गया, एवरेज 14 दिन है। मींस इसलिए लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, मतलब जिसको भी कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री हो या इन्फेक्शन हो या वो इन्फेक्शियस पर्सन के साथ रहा है, तो उसको 14 दिन का क्वारंटीन में रखा जा रहा है कि उसको तो पता नहीं चलेगा कि उसको बीमारी है, तो एहतियातन उसको अलग रखा जा रहा है 14 दिनों तक, ताकि उसको तो सिम्टम्स है नहीं, लेकिन मे भी उसके बॉडी में हो तो वो किसी और को ना फैला दे, इसलिए 14 दिन का जो है प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो वायरस जब लाइटिक फेज में जाता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको वायरस का स्ट्रक्चर बताया, तो वायरस का स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर होता है उसका जीनोम, सॉरी, यानी कि उसका कोविड-19 में आरएनए पाया जाता है। तो जैसे ही वो हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे सेल के अंदर अपना सिर्फ जीनोम इंजेक्ट कर देता है, अपना डीएनए, अपना सॉरी आरएनए, अपना जीनोम इंजेक्ट कर देता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, और हमारे सेल के मैकेनिज्म को कॉपी कर लेता है, मींस वो हमारे सेल के साथ साथ ही डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल के मैकेनिज्म को कॉपी कर लेगा। तो अगर अब कोई हम दवाई ऐसा अप्लाई करते हैं जो मान लीजिए वायरस को इन्फेक्ट करता है, वायरस के रिप्रोडक्शन को रोक देता है, तो क्योंकि वो वायरस हमारे मैकेनिज्म को कॉपी कर चुका है, तो अगर वो दवाई वायरस को इन्फेक्ट करेगा तो ये ऑब्वियस है कि वो हमारे सेल को भी, हमारे बॉडी को भी इन्फेक्ट करेगा। तो इसलिए दवा बनाना, वायरस का एंटीबायोटिक बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका अपना कोई पिक्यूलियर लाइफ प्रोसेस नहीं है कि हम केमिकल बॉडी में इंजेक्ट करें जो सिर्फ वायरस को इन्फेक्ट करे और हमें इन्फेक्ट ना करे। तो वायरस का खुद का लाइफ प्रोसेस नहीं है, दे कॉपी द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। जैसे ही वो हमारे बॉडी में जाता है, वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है हमारे सेल के अंदर, और फिर वो सेल को कंट्रोल कर रहा है, देखा जाए तो अगर आप ऐसा दवा लगा रहे हैं जो आप वायरस के जीनोम को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे बॉडी को भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस का बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ पिक्यूलियरिटी दिख गया उसका, कुछ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस उसका दिख गया जो हमारे बॉडी से अलग है, तब तो आसान रहेगा बनाना। लेकिन वो सब कुछ हमारे सेल के जैसा ही कर रहा है, तो अगर दवा उसके वायरस को मार रहा है तो हमारे सेल को भी मारेगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो वायरस ठीक कैसे होता है? तो जैसा आपने देखा होगा चिकन पॉक्स में हमारा बॉडी खुद ब खुद लड़के उसको ठीक कर लेता है। बस आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका होता है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन मींस बाकी सब इन्फेक्शन, यानी कि मान लीजिए आपको चिकन पॉक्स है तो हो सकता है आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्यों वायरस का मेडिसिन बनाना आसान नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बारे में, जितना मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर भी हैं तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने मुझे जितना जानकारी दिया उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अगर हम कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का, तो बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस सिम्टोमेटिक मेजर्स लिया जा रहा है। मींस जो आपको सिम्टम दिख रहा है, मींस आपको बुखार दिख रहा है, आपको सर्दी खांसी, तो उसको रिड्यूस, उसको कम करने पे ध्यान दिया जा रहा है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का जो जो भी डाइट होता है वैसा दिया जा रहा है, तो बॉडी अपने आप रिकवर कर रहा है। बेसिकली 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा ही असर डाल रहा है, जिनको पहले से कोई हेल्थ इश्यूज है, यानी जिसको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उन पे ज्यादा ये असर कर रहा है वायरस, क्योंकि उस टाइम आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे असर डाल रहा है, तो हार्ट रिलेटेड आपको कोई ना कोई बीमारी हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो अभी अमेरिका ने भी इंडिया से लिया और बहुत सारे कंट्रीज ने हम इंडिया से इंपोर्ट कराया अपने देशों में। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये है क्या? ये एक्चुअली मलेरिया का दवा है। ठीक है, बेसिकली कुछ हम बोल सकते हैं ऐसा स्टडीज देखने को मिला है कि जिन पेशेंट्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जा रहा है उनमें वायरस का काउंट, वायरस का लोड जो है वो कम नंबर में है एज कंपेयर जिनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये ठीक कर दे रहा है, ठीक है, ये देखा जा रहा है, किसी किसी बहुत सारा कुछ कुछ रिपोर्टेड है, पर अभी भी हम इसको 100% फुल प्रूफ नहीं मान सकते, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा। तो किसी किसी में अभी कुछ कुछ स्टडीज ऐसे आई है कि वायरस का जो लोड है या फिर काउंट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देने के बाद वो कम है एज कंपेयर जिसको नहीं दिया जा रहा है उसके कंपैरिजन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका असर है, बट ये इलाज नहीं है, हम परमानेंट इसका इलाज नहीं बोल सकते कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। ठीक है, वायरस का तो हमारा बॉडी इम्यून होगा तो ही इलाज है, या फिर आपको वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। तो वैक्सीन डेवलप करने का प्रोसेस वो बहुत लंबा होता है,
इतना आसान नहीं है। वो कुछ लोगों को वो वायरस का डेड या इनएक्टिव स्टेज ऑफ वायरस किसी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा उसका बॉडी कैसे रिकवर कर रहा है, क्या उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है उसको, फिर ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल में किया जाएगा उसका टेस्ट, फिर उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा कुछ महीनों तक कि उनके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है, बाद में जाकर के उसको फिर सबके लिए अवेलेबल कराया जाता है। तो इसका प्रोसेस होता है, इसलिए टाइम लगता है वैक्सीनेशन में। डायरेक्ट किसी को दे देने से एक आदमी ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को वो दे दिया जाए, हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट हो जो ज्यादा खतरनाक हो इस वायरस से भी ज्यादा, इसलिए स्टडी बहुत लंबी चलती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों यूज होता है आपको मैंने बता दिया, ये एक्चुअली ये मलेरिया का दवा है। ठीक है, अब एक और टर्म आया है, एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, वेंटिलेटर क्या है, अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इलाज कैसे हो रहा है, क्या कैसे होगा, हम बचेंगे कि नहीं, उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के उन्हें क्लियर ही कर दूं। तो वेंटिलेटर क्या है, तो देखिए वेंटिलेटर जो है वो एक्सट्रीम केसेस में दिया जाता है, जब सांस लेने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में वेंटिलेटर में नहीं भेजा जाता। एक्चुअली जिसको इन्फेक्शन होगा उसमें 80% को तो डॉक्टर से भी मिलने का, डॉक्टर तो छोड़िए उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन था, वो नॉर्मल फ्लू सोच करके उसको भूल जाएगा और उसका ठीक भी हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। 20% जो डॉक्टर के पास जा रहा है या डॉक्टर जिसको पहचान ले रहा है, उसमें से भी केवल 2 से 5% ही लोग ऐसे हो रहे हैं जो सीवियर केसेस तक जा रहे हैं। सीवियर केसेस मींस उनको वेंटिलेटर एक मशीन होता है जो एयर को डायरेक्ट आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। मींस अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे, तो वेंटिलेटर वो काम करता है। ठीक है, वेंटिलेटर इलाज नहीं है, एक रेमेडी है जो आपको सांस लेने में हेल्प करेगा, इलाज नहीं है उस बीमारी की। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक्चुअली वेंटिलेटर्स का काउंट बहुत कम है, नंबर उनका। तो इन पेशेंट जितने कम रहेंगे उतना सही है किसी भी देश के लिए, ताकि वो जितने को भी वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़े उसको दे सके। क्योंकि इटली में एक समय ऐसा आया था कि पहले तो 60 साल से ऊपर वालों को वेंटिलेशन 80 साल से ऊपर वालों को वेंटिलेटर नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उनके बचने के चांसेस बहुत कम था। फिर बाद में उसको 70 साल लाया गया, फिर 60 साल के भी ऊपर वालों को वेंटिलेटर देना बंद कर दिया गया, उससे नीचे वालों को दिया गया, क्योंकि उनके बचने के चांसेस ज्यादा है, ऊपर वाले के बचने के चांसेस कम है। तो ऐसा हमारे देश में ना आए, इसलिए क्या क्या मेजर्स लिए है गवर्नमेंट ने उसके बारे में हम बात करेंगे। और तो फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों काम आता है ये समझ में आ गया, वेंटिलेटर क्यों होता है ये काम होता है। अब जो पिछले कुछ दिनों से जो टॉपिक चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको उससे पहले समझना होगा कि प्लाज्मा होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो प्लाज्मा समझने के लिए आपको ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स को समझना होगा। देखिए ब्लड में बेसिकली दो पार्ट में ब्लड बटा होता है, एक उसके ब्लड सेल्स, दूसरा प्लाज्मा। अराउंड 55% ऑफ द ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आप बोल सकते हैं येलो कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड, जो जिसके साथ साथ पूरा आप कह सकते हैं फ्लूइड मीडियम, जिसके साथ साथ जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं हमारे बॉडी में। तो ब्लड सेल्स जो है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जो कि इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, वही एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में काम करता है। जब आपको चोट लग जाता है तो कुछ समय का तो ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है, आप देखा होगा, तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, वो काम करता है ब्लड का। ठीक है, अब आता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा में बेसिकली ज्यादातर पार्ट उसका वाटर होता है और कुछ पार्ट उसका जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन वगैरह, और एंटीबॉडीज जो होता है वो प्लाज्मा में ही रिलीज होता है। मींस प्लाज्मा ही कंटेन करता है एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज बना करके प्लाज्मा में रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, बेसिकली उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या है ये समझना है। प्लाज्मा बेसिकली ज्यादातर एंटीबॉडीज कैरी करता है। तो देखिए जिसको भी कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19, ये डिजीज का नाम है, और इसका इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, SARS-CoV-2। तो जिसको भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका और उसके बाद वो रिकवर कर गया, मींस उसका बॉडी उससे लड़ लिया और एंटीबॉडी उसके बॉडी में होगा। क्लियर सी बात है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो हमारा बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बना करके रख लेता है। तो जो रिकवर कर गए हैं तो उनके बॉडीज में होगा एंटीबॉडीज। ये अभी फुल प्रूफ नहीं है, सब में नहीं हो पाया, अभी ट्रायल पे है, ये भी प्लाज्मा थेरेपी भी ट्रायल पे देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस पे ये प्लाज्मा थेरेपी काम कर रहा है कि नहीं। तो कोविड-19 से जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं और उसके बाद जो वो रिकवर कर गए, तो रिकवर जो कर जाएंगे उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज होगा, और एंटीबॉडीज होगा कहां, प्लाज्मा में। तो जो रिकवर्ड लोग हैं उनका प्लाज्मा निकाल करके जिसमें एंटीबॉडीज है किसके खिलाफ, कोविड-19 डिजीज के वायरस के खिलाफ, तो उसको निकाल करके इन्फेक्टेड लोगों को, वो भी एक्सट्रीम केसेस में जिनका एक्चुअली क्या है, हमारा बॉडी हर कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है,
ठीक है, तो हेल्दी मतलब जो लोग रिकवर कर जाएंगे उनमें प्लाज्मा थेरेपी यूज नहीं किया जा रहा, हो सकता है उससे साइड इफेक्ट हो। तो जो एकदम एक्सट्रीम केसेस है, जिनका मतलब हालत बिल्कुल बहुत खराब है, उसमें ये प्लाज्मा थेरेपी यूज किया जा रहा है। आखिरी मतलब आप बोल सकते हो ऑप्शन लगा रहे, काश ये काम कर जाए तो एक रिकवर्ड पर्सन के बॉडी से प्लाज्मा निकाल करके, क्योंकि उसके बॉडी के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगा सार्स सीओवी 2 के खिलाफ, तो सार्स सीओवी 2 का जो एंटीबॉडीज निकाल करके किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में जो इन्फेक्टेड है उसके में डाला जा रहा है कि उसमें एंटीबॉडीज का काउंट बढ़ जाए और वो बीमारी से ज्यादा आसानी से लड़ सके। तो ये होता है प्लाज्मा थेरेपी में। तो बेसिकली सिम्टोमेटिक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया का, या फिर नॉर्मली क्या किया जा रहा है, अगर कोई किसी को बुखार है तो बुखार का दवा दिया जा रहा है, किसी को सोर थ्रोट है तो उसका दवा दिया जाता है ताकि आराम मिले, और आपको डाइट ऐसा दिया जा रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। तो वायरस है, उसका दवा तो है नहीं फिलहाल, आपको मैंने पहले ही बताया क्यों नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कोई स्पेसिफिक नहीं, वो जिस बॉडी के अंदर जाता है उसका लाइफ प्रोसेस कॉपी करने लगता है। तो अगर आप दवा अप्लाई करेंगे उसको मारने के लिए, तो बेसिकली आप अपने ही सेल को मारना शुरू कर देंगे, वो तो मरेगा ही, आप भी मरना शुरू होंगे। तो एक्चुअली खुदकुशी जैसा चीज हुआ, तो इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। तो पहला हुआ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में हमने बात किया, जो कि मलेरिया वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जिसको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है उसमें से कुछ केसेस में ये देखा गया कि उनके अंदर वायरस का काउंट कम हो रहा है। उसके बाद हमने वेंटिलेटर का बात किया, जो कि एक्सट्रीम केस में दिया जाता है जब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और लास्टली हमने बात किया प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो ये क्लियर हो जाए, और प्लाज्मा डोनेट करना बहुत ईजी है, इसको कोई आप ये मत समझे कि आपका प्लाज्मा ले लेगा मतलब जिंदगी बर्बाद होगी। ब्लड डोनेट करने जैसा ही है, एक बार आपने प्लाज्मा डोनेट कर दिया तो एक हफ्ता, एक 1 वीक के बाद आप फिर से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, आपका बॉडी इतना जल्दी प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, आपका ब्लड लिया जाएगा, उसमें से प्लाज्मा अलग करके वापस से ब्लड आपके अंदर दे दिया जाता है बहुत सारे केसेस में। तो प्लाज्मा डोनेट करना कोई मेहनत या फिर आप बोल सकते हैं कोई डरावना काम नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि आप दे देंगे तो आपकी जान या फिर कोई चीज खतरे में आ जाएगी, तो वो नॉर्मल सी चीज है। तो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लोगों के बीच में बहुत सारा ये मिसकंसेप्शन है कि क्या पेंडेमिक क्या होता है, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सबको हो जाएंगे तो हम सब मर जाएंगे, उसके बारे में। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं हम तथ्य और फैक्ट्स के तरीके से कि पेंडेमिक क्या होता है, कब कब पेंडेमिक हुआ है, कितना डेथ हुआ है किस किस पेंडेमिक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पेंडेमिक है क्या। पेंडेमिक है वैश्विक महामारी, डब्ल्यूएचओ इसको घोषित करता है कि पूरे दुनिया में ये एक महामारी है, मीन्स बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, क्योंकि ये एयर आपके लिक्विड माउथ आपको इन्फेक्शन है तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका माउथ से लेकर के लंग्स तक कोरोना वायरस है। तो आप कहीं किससे बात करें नजदीक में, अगर आप मास्क नहीं पहना तो आपके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट निकलता है, वो उसके मुंह में चला गया, वो उसको इनहेल कर जाए तो हो सकता है। आपने कहीं बोला है गलती से, आपने थूक दिया, या फिर कहीं बोला है, आपका वाटर ड्रॉपलेट गिरा है किसी मेटल पे, किसी बॉडी सरफेस पे, कोई गया वहां हाथ लगाया, फिर उस हाथ को उसने आंख या नाक या मुंह में लगा लिया, तो वायरस आपके बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, तो आपके स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता वायरस। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्किन के अंदर चला जाएगा वायरस, नहीं। स्किन एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर है, स्किन के अंदर नहीं जा सकता है। ये जो वायरस है SARS-CoV-2, ये माउथ, नोज या आइज के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के, मीन इसको मॉइस्चर चाहिए जिंदा रहने के लिए, जहां मॉइस्चर मिलेगा, स्किन तो ड्राई होता है हमारा, मॉइस्चर जहां मिलेगा वो जिंदा रहेगा। और अगर बाहर रहा तो 8-10 घंटे या फिर मैक्सिमम 24 घंटे के बाद वो अपने आप डेथ हो जाता है उसका। जो प्रोटीन लेयर है या फैट का लेयर है, फैट है SARS-CoV-2 में, फैट का ग्लाइकोप्रोटीन से बड़े बड़े लिपिड्स का है। ठीक है, वो लेयर फूट जाएगा और उसका डीएनए बाहर डीएनए एक बार उसका एक्सपोज हो गया एयर से तो वो मर गया समझिए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ही वो फैट का कैप्सिड का लेयर है, ठीक है, वो तोड़ना जरूरी है। और सोप जो हमने बार बार आप ऐड देखे होंगे, बहुत लोग आपको समझाते हैं बार बार हाथ धोना है, तो सोप का काम ही होता है वो फैट के लेयर को अलग कर देता है। सॉरी, तो जैसे कि आपके कपड़े में ऑयल लग जाता है तो आप साबुन लगाते हैं तो वो ऑयल अलग हो जाता है। सोप का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑयल को अलग करे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर ले, तो ऑयल को या फैट को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो जो कोरोना वायरस है उसका आउटर मोस्ट जो फैट का लेयर है, अगर वो बर्स्ट कर जाए तो अंदर का डीएनए, उसका जीनोम अगर एयर के एक्सपोजर में आ जाए तो वो मर जाएगा। तो मान लीजिए आपके हाथों में कोरोना वायरस है और आप सोप अप्लाई करते हैं, तो सोप अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सोप जो होगा कोरोना वायरस के ऊपर वाला जो भी फैट लेयर है उसको एक्सट्रैक्ट यानी खींच लेगा या बर्स्ट करा देगा, तो डीएनए अपने आप कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको बोला जा रहा है क्योंकि कहीं पे भी कोरोना वायरस हो सकता है, तो आप कोई भी चीजों को अगर छूते हैं, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर इतना नहीं, बाहर जा रहे हैं तो जब भी जाइए मास्क पहन के जाइए, ताकि कोई, आपको तो पता नहीं कौन इन्फेक्टेड पर्सन है, कब बहुत बहुत ज्यादा केसेस में तो उस पर्सन को भी नहीं पता है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए हर किसी को मास्क पहनना चाहिए। अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप दूसरे को नहीं करेंगे, और मान लीजिए दूसरा कोई मास्क नहीं पहनता तो आपने पहना है तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, आप बच जाएंगे गारंटेड, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। ठीक है, आपको प्रिकॉशंस
मेजर्स लेना है। तो है क्या, तो हम बात करते हैं पेंडेमिक के बारे में, कब कब पेंडेमिक आया है और क्या क्या कितने सारे केसेस हुए, क्या क्या उसका डेथ रेट रहा है। तो सबसे पहला पेंडेमिक आया था 1918 में, जिसको डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक घोषित किया। वो था इन्फ्लुएंजा वायरस का पेंडेमिक था। करीब 500 मिलियन केसेस, मींस 50 करोड़ केसेस थे पूरे वर्ल्ड में। 500 मिलियन केसेस इन्फ्लुएंजा वायरस का हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1918 में, जिसमें डेथ हुआ था अराउंड 5 मिलियन, सॉरी, जिसमें डेथ हुआ था अराउंड 50 मिलियन, यानी 5 करोड़ डेथ हुए थे इन्फ्लुएंजा वायरस से 1918 में। सबसे बड़ा पेंडेमिक, आप हिसाब लगा सकते हैं कितना परसेंट डेथ हुआ। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सीजनल फ्लू, जो सर्दी खांसी बुखार जो होता है सीजन चेंज होने के कारण। पूरे वर्ल्ड वाइड में साल में अराउंड 1 बिलियन केसेस आते हैं, 1 बिलियन, 100 करोड़ के आसपास सीजनल फ्लू का केस आता है, जिसमें से अराउंड डेथ होते हैं 3 लाख टू 6.5 लाख, मतलब 0.01% के आसपास, 0.2% के आसपास होगा, आप देख सकते हैं इतना कम है इसका। 3 लाख टू 6.5 लाख, आप इसको बहुत ज्यादा मत समझिए। ये भी उनके साथ होता है जो बूढ़े हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, उन जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो सीजनल फ्लू में सर्दी खांसी बुखार से उनका डेथ निमोनिया का रूप ले लेता है और डेथ हो जाता है। तो सीजनल फ्लू, हम आपको पेंडेमिक नहीं है, यूं ही बता दे रहे हैं, 1 बिलियन केसेज आता है वर्ल्ड वाइड हर साल सीजनल फ्लू का, ठीक है, जिसमें से जो डेथ रेट है वो 0.01 0.02% के आसपास है, बहुत कम है। मींस 1 लाख लोगों में कोई एक मरता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सार्स का, सार्स CoV-1, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2002 से 2004 तक चाइना में आया था। सार्स CoV-1, ये सार्स CoV-2 है, उसका मॉडिफाइड, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि म्यूटेटेड रूप है। तो 8000 केसेस था ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में सार्स पेंडेमिक का 8000 केसेस आया था, जिसमें 774 डेथ्स हुए थे, जो कि अराउंड 50% ऑफ द सीवियर केसेस है। 15% डेथ, मतलब अगर आपको हो गया तो 15% चांसेस है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हर 100 लोग में 15 लोगों का डेथ हो रहा था सार्स में, ठीक है। तो 2002 से 2004 के बीच में सार्स आया था, ठीक है। उसके बाद H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू का आपने नाम सुना था, 2009-2010 के आसपास का बात है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड 61 मिलियन केसेस था H1N1 फ्लू का, जिसमें 2,84,000 डेथ हुआ था, जो कि है 0.02% के आसपास। फ्लू से डबल है, नॉर्मल फ्लू से, नॉर्मल फ्लू का है 0.01%। तो सार्स H1N1 फ्लू जो था, जो कि स्वाइन फ्लू है, उसका इतना हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया था 2014-2016 में इबोला वायरस, जिसका जो आप कह सकते हैं डेथ रेट है, डेथ परसेंटेज वो सबसे ज्यादा था। टोटल केसेज आया था 28,600, जिसमें डेथ हुआ था अराउंड 14,000। 50% इसका डेथ रेशियो था, मींस हर 2 लोगों में 1 लोगों का डेथ हो जाता है इबोला वायरस। लेकिन ये बहुत जल्दी कंटेन भी हुआ और खत्म भी हो गया, ठीक है। 2014 से 2016 तक चला, केसेस 28,600 आया था टोटल, और 50% डेथ हुआ। अब बात करते हैं कोविड-19 का। अराउंड जो आज तक का है 29 ऑफ में टोटल जो केसेस है, ठीक है, उसमें जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज डेथ रेट, तो 3.7 से 3.8% का ग्लोबल डेथ रेट है। मींस आप कह सकते हैं कि हर 1000 लोगों में 37 लोगों की आसपास मौत हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ना ही ये सार्स, ना ही ये इबोला या इन्फ्लुएंजा जितना खतरनाक है डेथ के रेट के हिसाब से देखा जाए तो, और ना ही इतना इसको नॉर्मली लिया जा सकता है नॉर्मल फ्लू की तरह, ठीक है। तो इसका जो डेथ रेट है वो 3.7% है। आप देखिए इबोला वायरस का 50% है, और इन्फ्लुएंजा का अराउंड 10% है, तो और सार्स का 15% है। तो ये सब जो वायरस जिन्होंने पहले भी पेंडेमिक घोषित हुआ है, उनका जो डेथ रेट था वो ज्यादा था एज कंपेयर कि अभी जो देखने को मिल रहा है। और इंडिया में तो 3% के आसपास है डेथ रेट। इसका कारण भी है, वो कारण हम आने वाले वीडियोस में डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, कि इस डिजीज को लेकर के इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडिया के परफॉर्मेंस को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस डिजीज को लेकर के। बस जितने भी सेफ्टी मेजर्स आपको बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, बस उसको फॉलो कीजिए। और इतना ध्यान रखिए, ना ही ये पहला पेंडेमिक है जो कि दुनिया में आया है, जो दुनिया को खत्म कर देगा, ना ही ये आखिरी होगा। इसके बाद भी बहुत सारे पेंडेमिक और महामारियां आएंगी, तो उसके लिए ह्यूमंस को प्रिपेयर रहना है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा आपको एक्चुअली प्रिकॉशन मेजर्स लेने हैं, बट इसके लिए ज़्यादा आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर जो भी है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ना ही ये पहला है और ना ही आखिरी होगा। ऐसे महामारियां आती रहेंगी, ये भी खत्म होगा,
फिर से कोई नया वायरस आएगा, फिर से हमें इन्फेक्ट करेगा, फिर हम ऐसे स्ट्रगल करेंगे। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन का थ्योरी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ये चलता रहेगा। वायरस भी अपना स्ट्रगल कर रहा है जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन बीइंग भी, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा है, आप देख सकते हैं हमारे नेचर में कि नेचर में कितना ज्यादा पॉल्यूशन कम हो गया है। गंगा के बारे में मैंने कल न्यूज देखा था कि गंगा ऑलमोस्ट इतना साफ हो गया है कि उसको डायरेक्टली आप फिल्टर में डाल करके यूज करके पी सकते हैं हरिद्वार वाले रीजन में। तो बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है, पॉल्यूशन, रेट ऑफ पॉल्यूशन कम हो गया, पार्टिकुलेट मैटर कम हो चुका है, ठीक है। और चंडीगढ़ से तो मैंने देखा कि हिमालय के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फोटो है। तो क्या पता यहाँ से हमें हिमालय दिखाई देने लगे रांची से ही बैठ करके, कोई भरोसा नहीं, इतना ज्यादा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाए। और या ठीक है, तो दोस्तों पैनिक क्रिएट होने का जरूरत नहीं है, बस प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करते रहे। और चलिए अब हम चलते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, देखते हैं कि क्या इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है इस वायरस को लेकर। चलिए, तो मेरे पास जो डेटा है वो 19 अप्रैल तक का ही है। मतलब मैंने एक ऑप इंडिया नाम का चैनल है यूट्यूब में, उससे उसमें ये चीज़ डेटा देखा था, तो उसी से एनालाइज करके और दूसरी जगह से मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी कंटेजियस डिजीज को हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर करते हैं उसके हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है और डबलिंग टाइम से। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, केसेस कितना गुना हो रहा है हर दिन। जैसे अगर हम बोले 1.1% किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जैसे आज केसेस 100 है और बोलेंगे 1.1 है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कल जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। फिर 110 का 1.1 और बढ़ेगा, फिर उसका 1.1, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कुछ इस तरह आप समझिए। तो 1000 केसेस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100, 1000 से वो 1100 हो जाएगा, मतलब रोज 100 केसेस बढ़ रहा है। अगर आप 1 लाख का 1.1% करें तो 1 यानी रोज जो है 1000 केसेस बढ़ रहा है 1 लाख से, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कुछ इस तरह से 1.1 गुना हो जा रहा है वो, ठीक है। तो लाख पे 10,000 हो जाएगा और 10,000 पे 1,000 केसेस डेली बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 1.1 से कम है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छा खबर मान सकते हो देश के लिए। और इंडिया का भी 1.06 के आसपास है, ठीक है। तो इंडिया थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी भी इसका असर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और डबलिंग टाइम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ केसेस डबल कितने दिन में हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 100 केस है तो 200 केस कितने दिनों के बाद, फिर 200 के बाद 400 केस होने में कितना दिन लगा, फिर 400 से 800 केस होने में कितना दिन लगा। तो डबलिंग टाइम जो है वो अगर 9-8 के आसपास है तो आप ये कह सकते हैं कि सही काम हो रहा है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम दूसरे देश से कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन कुछ इस तरह से करेंगे कि जब पहला 100 केस हुआ था किसी भी देश में, जब पहला 100 केस उसका था तब से लेकर के 36 डे तक उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। जैसे इंडिया में मार्च 15 को 100 केस था, मान लीजिए अमेरिका में मार्च 10 को ही रहा हो, मान लीजिए इटली में मार्च 20 को रहा हो, तो इंडिया में मार्च 15 को 100 केसेस था, तो अप्रैल 19 तक 36 डेज हो चुके थे। तो 36 डेज में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, और बाकी वही 36 दिन का जो टाइम पीरियड है बाकी देश ने क्या काम किया उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल तक, 15 मार्च तक 100 केसेस थे, 19 अप्रैल तक इंडिया में 17,000 के आसपास केसेस थे, ठीक है। 35 डेज का पूरा अंतराल माने तो 36वां डे जो है 17,000 के आसपास केस था। और यही अमेरिका में ये 4 लाख पार कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया से सिर्फ 4 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिन्होंने बेटर काम किया है इस 35 डेज के अंतराल में। 19 तारीख के बाद क्या हाल रहा उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तक सिर्फ 19 अप्रैल तक का डेटा के बारे में से मतलब डेटा को कंपेयर करके आपको बताया है कि 35 दिनों तक जब 100 केस हुआ है उसको हम पहला दिन मान रहे हैं, तब से लेकर के 35 दिनों तक किसी देश ने कैसा काम किया उसके बारे में। तो अमेरिका में तो 4 लाख केसेस हो चुका था 36 दिनों में, और इंडिया में 17,000 केस था। इंडिया की कंपैरिजन में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनका केसेस नंबर ऑफ केसेस 17,000 नहीं पहुंचा है। उसमें सबसे पहले इजराइल, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा साउथ कोरिया एंड चौथा है जापान। और वैसे आप इस देश की पॉपुलेशन भी देख सकते हैं बहुत कम है। और बात किया जाए सच्चाई तो इस देश के जो पीपल है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडियंस का डिसिप्लिन में कहीं से भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते दूसरे देशों के डिसिप्लिन में। इंडियंस को तो लॉकडाउन में आप बाइक लेके निकल जाएंगे, पुलिस को छोड़ करके निकल जाए तो आगे जाके सुनेंगे अरे बेवकूफ बना दिया पुलिस को, बच के निकल गया, प्राउड फील करते हैं हम तो, ठीक है। हम लॉकडाउन में बाहर निकल गए, घूमने निकल गए, झुंड बना के 1 घंटे बात कर लिया, फिर वापस आ गया तो सुनाएंगे सबको अरे हम तो बाहर घूम कर आए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो ऐसे लोगों से इंडिया को निपटना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी हमें तो प्राउड फीलिंग होता है रूल तोड़ने में। जापान, चाइना, इजराइल जैसे लोग नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट ने बोल दिया तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ऑलमोस्ट हर लोग
सरकार की बात मान रहा है और फॉलो कर रहा है जो भी इंस्ट्रक्शन है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें तो हम बोल सकते हैं बाय बर्थ हम में ये प्रवृत्ति है कि रूल तोड़ने में हमें मजा आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 देश है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इजराइल, आयरलैंड, साउथ कोरिया है, जापान। इंडिया से बेटर किया। बाकी जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब में 1 लाख से ऊपर या उसके आसपास केस है। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है, और इंडिया में जो केसेस है वो अराउंड 17,000 के आसपास है 19 अप्रैल। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो अब जो है 19 अप्रैल के बाद आज जो 29 अप्रैल है, अभी डबलिंग टाइम 9 से 10 दिन हो चुका है, जो कि आप कह सकते हैं अच्छा है। लेकिन अभी हम ग्रोथ स्टेज में ही, अभी हम डिक्लाइन नहीं कर रहे। बाकी सब कंट्री का डिक्लाइन ना शुरू हो गया। नंबर ऑफ केसेस डेली, जैसे कल अगर 40,000 आया तो आज 30,000 आया, उसका 20,000 ऐसे हो रहा है। पर हमारा अभी जो या तो कांस्टेंट रह रहा है, किसी दिन ऊपर चला जा रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ केसेस डेली बढ़ रहा है, लेकिन डबलिंग टाइम जो है वो कम हो गया। बीच बीच में डबलिंग टाइम तो हमारा 3-4 दिन भी चला गया। 3 दिन में डबल हो जा रहा था केसेस, और फिर आकर के आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन करना एक, आप ये कह सकते हैं प्योर सॉल्यूशन नहीं है। बट लॉकडाउन से सॉल्यूशन नहीं है, बीमारी खत्म नहीं होगा, बट इसका स्प्रेड रुक जाएगा। और क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगर स्प्रेड इसका स्लो होता है तो हम इसको कंटेन करने में बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो स्प्रेड को रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप ये मत समझिए कि लॉकडाउन कर देने से बीमारी बिल्कुल दुनिया से खत्म ही हो जाएगी। ये सॉल्यूशन नहीं है। आप कह सकते हैं कि रेमेडी के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। एक प्रिवेंटिव मेजर है कि बीमारी को और फैलने ना दिया जाए। अगर बीमारी कम फैलेगा तो हमारा जो सिस्टम है, बोल सकते हैं मेडिकल सिस्टम, वो इतना कैपेबल है कि जितना फैल रहा है उतने लोगों को, उसमें जो सीवियर है उसको जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देना है वो प्रोवाइड करा सकता है। तो इसलिए, वरना अगर केसेस करोड़ों में पहुंचेंगे इंडिया में भी, भले डेथ रेट कम हो, भले इंडिया का डेथ रेट 3 पॉइंट के आसपास हो कि हर 100 आदमी में से 3 से 4 लोग ही मर रहे हैं, लेकिन अगर करोड़ों लोग में फैलेगा तो आप समझ लीजिए मरने वालों की संख्या 3 लाख से 4 लाख भी हो सकती है। इसलिए हमें इसे फैलने से रोकना है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा होगा कि वायरस क्या होता है, ये कोरोना वायरस क्या है, इसका इलाज कैसे है, और हमारा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह, और ये जो देश की जो परफॉर्मेंस है, इसके लिए हर किसी को एक लोकल लेवल पे हमें भी, एक लोकल पीपल को भी, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबने अच्छा काम किया। तब हमारा जाकर के ये कंडीशन कुछ ऐसा है जो कि बदतर नहीं हुआ है। आप बिल्कुल खराब नहीं बोल सकते, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरह की इनडिसिप्लिन हमारा जो पॉपुलेशन है, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा, जैसे क्या है, जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि इंडियंस का इम्यूनिटी भी थोड़ा स्ट्रांग है। और ये जो इन्फेक्शन जो है ये ज्यादा फैला नहीं है, क्योंकि जितने टेस्ट हो रहे हैं, एक तो टेस्ट उनके ही हो रहे हैं जिनमें सिम्टम्स दिख रहा है, और जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 2 से 3% के आसपास ही बीमारी निकल के आ रहा है। मतलब ये बीमारी उतना भी फैला नहीं है उस स्तर तक इंडिया में। हर 100 आदमी का जो टेस्ट हो रहा है उसमें से 2 से 3 लोग ही इन्फेक्टेड निकल रहे हैं, मींस उतना ज्यादा फैला नहीं है। साथ ही साथ इंडियंस में बीसीजी का टीका भी लग चुका है। बीसीजी मतलब ट्यूबरक्लोसिस का टीका बचपन में सबको लगा है। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो टीका होता है वो नॉर्मली रेस्पिरेटरी डिजीज के जितने भी इन्फेक्शन हो उसको, उसमें थोड़ा सा मददगार होता है। तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का असर थोड़ा सा इंडियंस में कम हो रहा है एज कम्पेयर टू दूसरा कंट्री जहां पे बीसीजी का टीका नहीं लगा। तो मुझे लगता है मैं आपको समझाने के लिए काबिल रहा हूँ इस टॉपिक को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हम क्या करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हम आगे आने वाले इस सीरीज जो हमारा है, थोड़ा ज्ञान जरा हट के टॉपिक से हटकर है, उसमें हम क्या टॉपिक पे अगली बार वीडियो लेकर आए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।